हेलो माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आजकल बहुत ज़्यादा कोरोना कोरोना चल रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे तो हर जगह कोरोना कोरोना। इम्यूनिटी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, यही बातें चल रही हैं आजकल। तो इसी सिलसिले में आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपका 12th क्लास की बायो से रिलेटेड भी है और जो करंट में इम्यूनिटी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड भी है। तो आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे आज हम देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में। ह्यूमन इम्यूनिटी, ह्यूमन में इम्यूनिटी कैसे क्या होती है, कैसे उसमें डेवलप होती है, कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, कैसे कैसे इम्यूनिटी अपने अंदर आप डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन इम्यूनिटी। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक ह्यूमन इम्यूनिटी, जो कि आजकल रिलेटेड है बहुत ज़्यादा कोविड की सिचुएशन में और आपको हेल्प भी करेगा। तो उससे पहले एक बात अपने दिमाग में याद रखिए कि आज कोविड है, कल नहीं रहेगा। जैसे रात आती है, कट जाती, दोबारा दिन हो जाता, ऐसे ही हमेशा कोविड नहीं चलने वाला। इसलिए पॉजिटिव रहिए, डिप्रेस मत होइए। चलिए तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन इम्यूनिटी। आजकल सब लोग कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। हर जगह इम्यूनिटी 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 वर्ड आपको सुनाई दे रहा है। तो आप इस इम्यूनिटी शब्द से समझते क्या हैं। इम्यूनिटी से आप समझते हैं कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है किसी दूसरे पैथोजन से, मतलब कोई बीमारी आपको ना हो पाए, इसलिए आपको अपने अंदर की बॉडी को मजबूत करना है। ये होती है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। जो प्रोटेक्शन आप अपनी बॉडी का बचपन से पैदा होते साथ से ही करने लगते हैं उसको कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और जो आप टाइम के साथ एक्वायर करते हैं उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक। अब इन्नेट इम्यूनिटी से जैसे भी हमने आपको बताया, इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप समझते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी आपको पैदा होते साथ ही आपको मिलती है। मतलब ऐसा आप इंसान हैं तो आपको इंसान वाली बीमारी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि कुत्ते की, बिल्ली की, गधे की, जानवरों की बीमारी आपको हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये इम्यूनिटी आप पहले से पैदा होते साथ ही लेके आते हैं अपने साथ, वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी। और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड से आप क्या समझते हैं, जैसे आपको जब पैदा होते हैं आप, तो आपको बोलना नहीं आता, ठीक है ना। समय के साथ जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, आप बोलना सीखते हैं, तो उसको कहते हैं हम एक्वायर कर रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे साइकिल चलाना पहले आपको नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे चलाते गए तो साइकिल चलाना आपने एक्वायर किया धीरे धीरे टाइम के साथ, उसको आप कहेंगे एक्वायर्ड चीज़। ऐसी इम्यूनिटी को हम टाइम के साथ एक्वायर करते हैं, वो कहते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है ना। अब हम पहले देख लेते हैं क्या, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जैसे कि हमने आपको पता है, इन्नेट इम्यूनिटी मतलब इनबॉर्न इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी ये पहले नंबर तो ये क्या है, इनबॉर्न है। फिर से लिख देते हैं, हम जैसे आपको बताया था इनबॉर्न इम्यूनिटी है ये। और ये क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक है। मतलब ये किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि जब वो वाला पैथोजन आएगा तभी ये एक्टिव होगी। ये नॉन स्पेसिफिक है। अब इसमें भी आपके चार प्रकार आते हैं। जैसे
देखिए, एक मिनट। अब इन्नीट में जैसे कि हमने आपको बताया 4 प्रकार की इम्यूनिटी आती हैं आपके सामने। पहली इम्यूनिटी आपके सामने आती है कौन सी? इन सॉरी इन्नेट इम्यूनिटी में 4 टाइप के बैरियर्स आते हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी पैथोजन से या इन्फेक्शन होने से। तो पहला क्या होता है? पहला होता है फिजिकल बैरियर। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर होता। तीसरा होता है सेलुलर बैरियर। और चौथा होता है आपका साइटोकाइन बैरियर। अब इन सब के बारे में देखते हैं। फिजिकल बैरियर से आप समझ सकते हैं फिजिकल चीज, मतलब जैसे आपकी स्किन हो गई, फॉर एग्जाम्पल स्किन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस की जो लेयर, ये स्किन है, ये आपकी खाल है स्किन। ये जब तक कहीं से कटी फटी ना हो तो इसके अंदर पैथोजन एंटर हो नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि कोई वायरस आया आपकी स्किन के अंदर से एंटर हो गया जब तक कि वो कहीं से कटी ना हो। ऐसी एपिथेलियल की और क्या कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की आपकी म्यूकस कवरिंग होती है उसके ऊपर, जो कि ये म्यूकस कवरिंग क्या करती है, उसको ट्रैप कर लेती है किसी भी पैथोजन को। ये फिजिकल बैरियर का काम होता है किसी भी पैथोजन को ट्रैप करना। वो उसको ट्रैप कर लेती, आगे नहीं जाने देती, जैसे स्किन, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके आते हैं लिविंग बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब जैसे सलाइवा आपका, सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में होता है लाइसोजाइम, जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सॉरी स्टमक में जो पेप्टिक सेल्स हैं वो HCl सिक्रीट करते हैं। ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर है। आपके अंदर से कोई भी माउथ से पैथोजन अंदर एंटर किया, पेट तक गया, पेट में वो जिंदा नहीं रह पाया क्योंकि वहां पर बहुत ही हाईली एसिडिक मीडियम है HCl, जिसमें वो मर जाएगा। और एक एग्जाम्पल और लिखिए इसमें, टीयर्स। टीयर्स में भी वही चीज होती है जो हमने आपको बताई अभी ऊपर सलाइवा के केस में, लाइसोजाइम। ये एंजाइम है जो कि किसी पैथोजन को किल कर देता। अब सेलुलर बैरियर में आपके बहुत सारे आते हैं जैसे WBC और न्यूट्रोफिल। आपकी बॉडी में कोई भी अगर कहीं पे एलर्जी है हो रही है तो ईसिनोफिल बढ़ जाते हैं, ईओसिनोफिल्स, है ना। जो आपकी बॉडी में मेनली प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करता है, बी लिम्फोसाइट्स। और जो खुद ही हथियार लेके सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, टी लिम्फोसाइट। ठीक है ना। अब आता है आपका साइटोकाइन बैरियर्स। तो अब हम शुरू करेंगे साइटोकाइन बैरियर्स। एक मिनट बोर्ड चेंज कर लेते हैं। साइटोकाइन बैरियर,
अब इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आप एक चीज पढ़ेंगे इंटरफेरॉन्स के बारे में। अब मान लीजिए ये कोई एक सेल है, ये क्या है, ये कोई एक सेल है, ठीक है ना। ओ सॉरी, ये कोई सेल है, इसके अंदर थोड़ा बड़ा बना है क्या, नहीं एक मिनट रुकिए, छोटा लिख देते हैं। यहां से कोई भी वायरस आ रहा था, वो सेल को क्या किया, उस वायरस, वो सेल अकेला उस वायरस से लड़ने को चला गया और वो वायरस ने उस सेल को कैप्चर कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वायरली इन्फेक्टेड सेल। वो चाहता था, वो सेल चाहता था ये, कि जो बाकी यहाँ पर पूरी सेल्स की एक कम्युनिटी है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये सब अफेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि वो खुद अकेला लड़ने चला गया वायरस से, और वो खुद वायरस से इन्फेक्ट हो गया, वो हो गया वायरली इन्फेक्टेड सेल। अब वो क्या करता है कि ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये वायरस से इन्फेक्ट ना हो, इसलिए वो इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे कि ये वाले सारे जितने सेल्स थे ये प्रोटेक्टेड रहें। तो साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन्स का जनरली काम क्या है, ये साइटोकाइन बैरियर में पहली बात तो हम पढ़ते हैं इंटरफेरॉन्स के बारे में, जो कि प्रोड्यूस करता है आपका वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। यहां पर दिखेगा नहीं, यहां पर लिख देते हैं, ये क्या करेगा, वायरली इन्फेक्टेड सेल, चलो नीचे लिख देंगे, नेक्स्ट बोर्ड पे लिख देते हैं। तो साइटोकाइन जो बैरियर है, उसने जनरली किया क्या, इंटरफेरॉन्स का प्रोड्यूसर, साइटोकाइन में आएगा आपका इंटरफेरॉन्स, जो कि वायरली इन्फेक्टेड सेल ने प्रोड्यूस किया। और काम क्या कर रहा वो कर रहा गार्डिंग का काम, गार्डिंग अदर सेल्स। वो सेल ने खुद अपनी जान दांव पर लगा के वायरस से इन्फेक्ट हुआ, उसने इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन किया, जिससे कि उसके जो मित्र हैं, परिवार वाले हैं, उसके साथी हैं, वो इन्फेक्ट ना हो पाए, और इंटरफेरेंस को प्रोडक्शन करके वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर ले। तो ये था साइटोकाइन का सिंपल सा बैरियर। अब हम देखते हैं, अगर मान लो अगर आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर कर गया, तब क्या करोगे आप। तो इस केस में दो चीजें काम में आती हैं, जो अभी हमने आपको बताई थी। सेलुलर बैरियर में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, इसमें क्या है, फर्स्ट लाइंस ऑफ, यहां पर लिख दें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हमेशा क्या है, न्यूट्रोफिल्स। मतलब अगर बॉडी में कुछ भी दिक्कत होगी या कोई भी पैथोजन एंटर करेगा, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल जाएगा अटैक करने उसके ऊपर। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है न्यूट्रोफिल। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पैथोजन एंटर कर गया आपकी बॉडी में, तो क्या काम में आएंगे, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट्स काम क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन का, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करते हैं, प्रोडक्शन बी लिम्फोसाइट्स
किससे बनती हैं एंटीबॉडीज? ग्लोबुलिन से। जैसे कि आईजीजी, आईजीएम बिगेस्ट एंटीबॉडी होती है। इसी तरीके से टी लिम्फोसाइट में दो टाइप के सेल्स आते हैं। पहला तो आएगा हेल्पर टी सेल और दूसरा आएगा आपका साइटोटॉक्सिन। अब हेल्पर टी सेल काम क्या करेगा? हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट्स को इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। और साइटोटॉक्सिन का क्या काम था? साइटोटॉक्सिन का काम है कि वो सिंपली सबसे पहले जाके लड़ेगा। टी लिम्फोसाइट में दो टाइप के सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन जाल के सीधा लड़ता है। वो क्या है, ऐसे समझिए आप, दो बंधु हैं, दो इंसान हैं, दो मित्र हैं, उनमें से एक डरपोक है, एक बहुत ताकतवर है, निडर है। तो जो डरपोक वाला है वो एक कोने में जाके छुप गया, मतलब बी लिम्फोसाइट जाके एक कोने में छुप गया। उसने कहा मैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करूंगा जो कि जाके उस पैथोजन से लड़ेंगी। ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट है उसने कहा मैं निडर हूं, मैं दो टाइप के सेल प्रोड्यूस करूंगा जिससे कि मेरा मित्र भी सुरक्षित रहे, उसको भी हेल्प हो। तो हेल्पर टी सेल्स जो कि बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, और साइटोटॉक्सिन जो कि वो कहता है कि मैं जाके सीधा उससे युद्ध करूंगा, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा। ठीक है ना। अब ये बात थी आपकी इन्नेट इम्यूनिटी की, जो कि है आपकी इनबॉर्न इम्यूनिटी। जब आप पैदा होते हो तो आपके पास फिजिकल बैरियर है, आपके पास जो है फिजिकल में स्किन है, आपके पास म्यूकस पहले से है। ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल में आपके पास क्या है? फिजियोलॉजिकल में HCl भी पेट में प्रेजेंट है, सलाइवा भी आप प्रोड्यूस करते हो। ठीक है ना। और जब पैदा होते हो तो आपके अंदर सेलुलर बैरियर सारे होते हैं, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सब होते हैं। और साइटोटॉक्सिन अगर क्या है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है अगर आपका सेल वायरली इन्फेक्ट होता है तो। ये थी इन्नेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो कि आपके पास पैदा होते साथ ही आपके पास ये चीज थी। अब हम आगे देखते हैं क्या, हम आगे देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि आप अब टाइम के साथ धीरे धीरे एक्वायर करोगे। जब आप बड़े होगे या कोई आपको डिजीज होगी तो आप उसके साथ एक्वायर करोगे। तो हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये जो जैसे हमने आपको बताया था कि ये वो इन्नेट इम्यूनिटी पैथोजन नॉन स्पेसिफिक थी, तो ये पैथोजन स्पेसिफिक है। मतलब अगर कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अगर पहले वो डिजीज हो चुकी है तो वो मेमोरी सेल्स क्रिएट कर देता है और उस पैथोजन के लिए वही वाली एंटीबॉडी फिर से प्रोड्यूस करेगा। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक है, हर किसी के लिए सेम एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा ये। और ये क्या करता है, मैं जैसे कि हमने कहा मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता। ठीक है। कैसे करता ये? जब पहली बार फर्स्ट टाइम बॉडी में कुछ भी पैथोजन एंटर करता है अगर, तो ये उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। मतलब ये एक्वायर्ड जब होगी इम्यूनिटी, जब किसी बंदे को डिजीज होगी, फिर वो डिजीज से क्योर करने के लिए उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, तब उसके अंदर उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप होगी। उसके अंदर उस डिजीज के लिए पहले से इम्यूनिटी नहीं थी। तो और ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, ये इसको रिमेंबर करने का काम होता है मेमोरी सेल्स का। अब जैसा कि हमने आपको बताया, यहां देखिए इम्यूनिटी दो टाइप की है।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, इसमें एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, और इन्नेट में मैक्रोफेज है, मतलब कोई भी जो टी लिम्फोसाइट वो क्या कर रहा था, वो खाने का ही काम कर रहा था, कोई भी पैथोजन आता था उसको खा जाता था वो, तो वो मैक्रोफेज है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। अभी हमने बताया एंटीबॉडी क्या कौन प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है बी लिम्फोसाइट्स। और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन खड़ी कर लेती हैं। और वो प्रोटीन कौन सा होता है, बीटा ग्लोब्यूलिन। ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोटीन्स की आर्मी खड़ी कर लेती, जो कि होता है बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि क्या होता है, एंटीबॉडी फॉर्म करता है। ठीक है ना, जैसे अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इस एक्वायर्ड में दो टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बीटा सेल या बी लिम्फोसाइट्स और टी सेल। बी सेल्स क्या कर रहे हैं, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब बी सेल्स क्या करता है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, वो कोने में भाग जाता है और वहां से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है पैथोजन पे अटैक करने के लिए, तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है। पर टी सेल खुद जाके लड़ता है, इसलिए वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वो पूरा का पूरा सेल खुद जाके लड़ता है, तो ये है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है ना, और इसको आप इसका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक नाम और होता है क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है ना, क्लियर हुआ। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें भी दो टाइप के सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेल जाके मैक्रोफेज कर रहा है, उस पैथोजन को खा रहा है। ठीक है ना, अब ये तो हो गई एंटीबॉडी की बात। अब हमने इतना एंटीबॉडी 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 बोल दिया आपसे, तो ये एंटीबॉडी भी देख लेते हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए ये होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। इसमें से क्या होता है, दो एंटीबॉडी टू चेन से बनी होती है, फोर चेन से, टू लाइट चेन से, टू हैवी चेन से। मतलब ये जो बड़ी दिख रही है इसमें प्रोटीन ज्यादा होंगे, तो ये क्या है, हैवी चेन। और ये क्या है, इसमें कम होंगे, तो ये है लाइट चेन। और इन दोनों के बीच जो जोड़ने का क्या कौन काम करता है, इन दोनों को जो जोड़ता है उसको कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है ना, और फिर से बना लेते हैं एक बार। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं आपको, देखिए ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप,
जहां पर ये ज्वाइंट हो रहा है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं हिंज। जहां से वो इस टाइप का शेप बना रहा है, इस पोजीशन को कहेंगे आप हिंज। और यहां पर जो है, यहां पर एंटीजन बाइंड होता है। एंटीजन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, तो यहां पर जो है एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंड होता है, तो ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये यहां पर एंटीजन कई प्रकार के बाइंड कर सकते हैं, इसलिए ये होती है वेरिएबल रीजन कहते हैं हम इसको। हम आपको शॉर्ट में पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्यूनिटी, ह्यूमन इम्यूनिटी है क्या। अपने अंदर जो इम्यूनिटी शब्द का आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं, वो इम्यूनिटी को हम कैसे समझें, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या काम में आता है उसके, ये क्या ये होता है। और कांस्टेंट रीजन, यहां पर कुछ चेंजेस नहीं होते। अब एंटीबॉडी होती कैसी है? जो एंटीबॉडी नामक शब्द है, ये जो चीज है, ये हाईली स्पेसिफिक है। मतलब किसी पैथोजन के लिए ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक होगी, वही एंटीबॉडी हर किसी पैथोजन पर काम नहीं करेगी। और ये किससे बन के मिली होती है? प्रोटीन से। कौन से? गामा ग्लोबुलिन। इसमें 2 लाइट प्लस 2 हैवी चेन्स होती हैं, जैसे कि हमने आपको पिछले बोर्ड पर बताया। ये 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, 2 लाइट प्लस 2 हैवी चेन्स, ठीक है, जो कि लिंक्ड होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और ये जो ज्वाइंट होता है, इसको हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट। इसमें 2 रीजन होते हैं, कांस्टेंट रीजन प्लस वेरिएबल रीजन। तो ये भाई साहब हमने इम्यूनिटी, आपकी जो एंटीबॉडी है, ये हमने शॉर्ट में समराइज कर दी इस पेज पर। अब जो ऐसा कि हमने डायग्राम में आपको बताया, 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं, इसलिए इसके जो हम फॉर्मूला लिखते हैं मॉलिक्यूल का, वो हम ऐसे भी लिखते हैं H2L2, 2 हैवी 2 लाइट चेन H2L2 एंटीबॉडी को हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। अब यहां पर देखिए, 2 टाइप की इम्यूनिटी आप ले सकते हैं इम्यून सिस्टम में। 2 टाइप की इम्यूनिटी ले सकते हैं आप, तो एक या एंटीजन कह लीजिए, सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन, जो कि काम में आता है ग्राफ्ट में। मतलब कोई आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया आपने, तो आपकी बॉडी आपका ऑर्गन पहचानती है कि ये जो किडनी है, ये मेरी बॉडी की किडनी थी, तो ये जो किडनी दूसरे की बॉडी की लगाई आपको, तो वो रिजेक्ट कर देगी, आपकी किडनी आपकी बर्बाद चली जाएगी, जो कि आपको सही लगाई गई। तो ये क्या होता है? इम्यून सिस्टम जैसे मान लो मैं एक पर्सन हूं, मेरी खुद की एक इम्यूनिटी होगी, सेल्फ की इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम में 2 टाइप की होती है, एक तो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन। सॉरी, जो एंटीजेंस होते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो सेल्फ एंटीजन या नॉन सेल्फ एंटीजन। अब जो सेल्फ एंटीजन होगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये हमारी बॉडी का है, जैसे हमने बताया। नॉन सेल्फ जो होगा, वो एंटीजन जो आपकी बॉडी में अगर वो किडनी वगैरह या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया वो लगाया जाएगा, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा ये एंटीजन मेरी बॉडी का है ही नहीं। तो ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी।
ये जो अपनी सेल्फ की है वो करती है रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी एंड रिजेक्ट्स द ग्राफ्ट, जिसको हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हो रहा है उसको हम कहते हैं ग्राफ्ट, और जो रिजेक्ट हो जाए उसको कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसीलिए हम जो अपनी सर्च है वो स्टार्ट करते हैं डोनर के लिए। सर्च फॉर डोनर बिगन्स। जो हमारी डोनर की सर्च होती है यहां से बिगिन होती है। जो पहले ब्लड ग्रुप उसका जो मैच किया जाता है, फिर ऑर्गन मैच किए जाते हैं, अगर मैच हो जाएंगे तभी लगाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी होता है कि जो ऑर्गन लगाया गया है उसको भी हमारी बॉडी क्या कहते हैं, जो इम्यून सिस्टम है रिजेक्ट कर देता है उसको, ग्राफ्ट रिजेक्शन जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या देते हैं, हम देते हैं साइक्लोस्पोरिन, जो कि है इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसर है ये। तो जब भी कोई भी हमें ग्राफ्ट लगाना होता है तो हम पहले साइक्लोस्पोरिन देते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसर होता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। अभी हमने देखा दो टाइप की इम्यूनिटी, एक एक्टिव इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दो टाइप से और डिवाइड है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं, जब कोई होस्ट, मान लो मैं किसी बीमारी के एक्सपोजर में आया और वो बीमारी को सही करने के लिए मेरी खुद की बॉडी ने एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया, तो वो होगी एक्टिव इम्यूनिटी। और जो वो क्या है, स्लो भी होती है। क्यों? क्योंकि वो टाइम लगाती है कम से कम एक हफ्ते का एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो फास्ट होती है। क्यों? हम उसको बाहर से देते हैं एक पैसिवली, तो वो हाल के हाल काम करना शुरू कर देती है। तो मतलब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो जब होती है जब होस्ट एक्सपोज हो, होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन एंड देन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, इसलिए ये स्लो होती है। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये फास्ट होती है। अब हम एक फ्लो चार्ट के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमने लिखा इम्यूनिटी, दो टाइप की, एक्टिव, पैसिव। अब एक्टिव में क्या है, बॉडी इज मेकिंग एंटीजन एंटीबॉडीज ऑन इट्स ओन। बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज ऑन इट्स ओन। और पैसिव में क्या है, आर्टिफिशियली दी जा रही है। ठीक है ना। बॉडी खुद एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर रही इसमें। बॉडी जो है खुद एंटीबॉडीज को फॉर्म नहीं कर रही, समझे। इसमें हम रिसीव कर रहे हैं। अब यहां पर भी दो टाइप से डिवाइड होती है और यहां पर भी। कैसे? नेचुरल, आर्टिफिशियल। यहां पर भी नेचुरल, यहां पर भी आर्टिफिशियल। अब नेचुरल को आप कैसे कर सकते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ऐसे आप इनको कह सकते। अब नेचुरल में क्या देखेंगे आप, मान लो ये एक इंसान है, इसको मान लो चिकन पॉक्स हो गया।
तो वो चिकन पॉक्स को सही करने के लिए उसकी खुद की बॉडी जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, कम से कम 1 वीक का टाइम लेके, 1 वीक टू 10 डेज तक वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी खुद बॉडी अपनी किसी डिजीज को होने के बाद, तब वो होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब इस केस में हमको क्या है, डिजीज हुई है। और आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, जैसे इसमें वैक्सीन ले लीजिए आप, मान लो आपको पोलियो की वैक्सीन दी गई, जिसमें क्या होता है, हाफ डेड वायरस, जिसको आप कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वायरस। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज तो फॉर्म हो रही, इस केस में एंटीबॉडीज तो फॉर्म हो रही, पर हमको डिजीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें बाहर से वैक्सीन के थ्रू उसका जो पैथोजन है वो डेड वायरस हमको इंजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से हमको डिजीज नहीं होगी, पर उसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी हमारे अंदर, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमको वो बीमारी नहीं होगी। ये होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब हमारे अंदर वायरस तो आया पर उसने डिजीज कॉज नहीं की, वैक्सीन के थ्रू आया। जैसे आजकल जो कोविड की वैक्सीन लग रही है कोवैक्सीन, उसमें भी लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, वो जो कोरोना वायरस है उसमें वो डेड वायरस उसमें प्रेजेंट है, जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, फिर वो अंदर जाके क्या कहते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, पर हमको कोविड नहीं होता है। ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल पैसिव में जैसे नेचुरली आपको आपकी मदर से, जो आप जब बर्थ होती है आपकी, तो आपकी मदर के मिल्क से जो फर्स्ट मिल्क होता है क्लोस्ट्रम, उससे आपको जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है आईजीए, वो पैसिवली आपको मिल रही। मतलब आपकी खुद की बॉडी ने उसको नहीं बनाया, आपकी मदर के थ्रू वो एंटीबॉडी आपके अंदर एंटर कर रही है मिल्क के थ्रू, तो वो है पैसिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल पैसिव मतलब जो कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग से लैब में कोई भी वैक्सीन बनाई गई सीरम में, और उसमें से एंटीबॉडीज हमारी बॉडीज में इंजेक्ट की गई, तो ये होगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। मतलब जो एंटीबॉडीज हैं उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग से लैब के अंदर बनाया गया, फिर हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया, ये है आपकी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। समझे। एक्टिव पैसिव दोनों दो टाइप की है, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल। अब जैसे एग्जाम्पल लिखिए आप, ये थी आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, ये थी आपकी पैसिव इम्यूनिटी। इसमें भी थी 2 टाइप की, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरली कब प्रोड्यूस हो रही है, एक्टिवली जब आपको कोई इन्फेक्शन हो या आपकी बॉडी इन्फेक्शन से ग्रसित हो, और एक्टिव क्या कहते हैं आर्टिफिशियली वैक्सीन के थ्रू। नेचुरली आपके पैसिव में नेचुरली मदर के मिल्क से आपके अंदर एंट्री कर रही है, और ये जो है मोनोक्लोन्ड एंटीबॉडी, इसमें जैसे कि लैब में आपको प्रोड्यूस करी गई हो जो। अब आता है एक टर्म जो आजकल बहुत सुनाई में आ रहा है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में आप क्या समझते हैं? वैक्सीन में आपकी जब भी काम करती है, ये करती है वर्क्स ऑन दी प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी सेल। मतलब कि जब आपके अंदर कोई पहले इन्फेक्शन एक बार आपको हो चुका, उसके आपको एक बार कोई इन्फेक्शन हो चुका, फिर वो जब आपकी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी थी, और जब फिर से वो आपको आएगा तो वो कोई पैथोजन, तो फिर से मेमोरी सेल्स वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, उस पर काम करती वैक्सीनेशन। जैसे कि हम आपको बताते हैं, वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना।
जैसे कि बी सेल, अभी तक तो हम आप समझ गए होंगे कि बी सेल जो हैं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही हैं, बी सेल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रही हैं। अब बी सेल में भी दो टाइप के सेल होते हैं, पहला तो होता है प्लाज्मा सेल और दूसरा होता है मेमोरी सेल। जैसे कि प्लाज्मा सेल क्या काम करता है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, फॉर्म से एंटीबॉडी। और मेमोरी सेल क्या करता है, उस एंटीबॉडी को याद रखता है उस पैथोजन के लिए, और जब कभी भी वो बीमारी बाद में होती है तो ये लेटर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो आपको वैक्सीन लगी, वैक्सीन ने एंटीबॉडी आपके बॉडी में प्रोड्यूस की, अब वो एंटीबॉडी ने पैथोजन, वो वैक्सीन ने उस पैथोजन के लिए एंटीबॉडी को रिकग्नाइज करवा दिया आपकी बॉडी से। अब फिर जब कभी वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो मेमोरी सेल्स उसको याद रखेगा और फिर से वो एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करेगा बाद में उससे लड़ने के लिए। ये पूरा है किस्सा वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन का, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का। मतलब कि प्लाज्मा सेल जो है आपकी बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट किया गया तो प्लाज्मा सेल ने उस पैथोजन के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर दिया। जैसे कोविड के केस में आपको वैक्सीन दी गई तो वैक्सीन ने कोविड के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी, पर जब दोबारा, और मेमोरी सेल ने उस पैथोजन के लिए वो एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज कर ली, जब दोबारा आपकी बॉडी में वो पैथोजन एंटर करेगा तो मेमोरी सेल उस पैथोजन को याद रखेगा और उसके लिए वो एंटीबॉडी फिर से प्रोड्यूस करेगा। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना। अब लास्ट चीज और देख लीजिए, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि पैसिव में भी हम क्या कर रहे थे, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे थे, पर अब इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, जब हमारे अंदर मान लो सांप ने काट लिया आपको, या टिटनस बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि आपके लंग्स को अटैक कर देती है, आप सांस नहीं ले पाते और मर जाते, तो उसके लिए क्या करना पड़ता आपको कि जो एंटीबॉडीज हैं उसके लिए जो किसी भी, जैसे स्नेक है, स्नेक ने आपके अंदर वेनम प्रोड्यूस किया तो उसको आपको एंटी वेनम आपको देना पड़ेगा। तो एंटी वेनम की एंटीबॉडीज आप हाल के हाल इंजेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाती हैं, तो ये होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन में, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या था कि हम वैक्सीन लगा रहे थे फिर हमारी बॉडी अंदर जाके उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी, पर पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो अगर एक हफ्ते का टाइम लिया बॉडी ने बनाने में तो जब तक तो वो सांप के जहर से मर ही जाएगा इंसान। तो ये होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम टिटनेस के लिए या फिर स्नेक के वेनम के लिए जो है एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर देते हैं, एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर देते इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन अपनी बॉडी के अंदर। ये होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना, ये है पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो ये थी ह्यूमन इम्यूनिटी जो कि खत्म हो चुकी है। हमको आपको बताना था जो आजकल बहुत चल रहा है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, हमारी बॉडी में कितनी प्रकार की इम्यूनिटी होती है, वैक्सीन काम कैसे करती है, ये आप जान चुके हैं। तो हमारा ये आपसे अनुरोध है कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं, देरी मत करें, जितनी जल्दी आप लगवा लेंगे ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। आप, हम समझा चुके हैं आपको इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं और सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। चलिए इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों में ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, इसको शेयर कीजिए और लाइक अवश्य करें। थैंक यू।